फिरोज सर। सर मेरे को टैक्स से भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनएफिशिएंसी और बढ़ रही है मार्केट में। क्या इनएफिशिएंसी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी जो एसटीटी लगती है 0.02 पे ही आप देखेंगे निफ्टी के स्टॉक की फ्यूचर्स की जो प्रीमियम होती है ना, एक 2% पे चल रहा होता है, एक 13% पे चल रहा होता है। तो आर्बिट्राज फंड वाला 13 वाली शॉर्ट करके 2 वाली खरीदता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो जो एक्सपायरी पे ये जो अंतर है वो एसटीटी में ही चला जाता है। बोलता है मैं रिलायंस का अगर प्रीमियम पे चल रहा है, आइडियली आर्बिट्राज फंड शुड सेल फ्यूचर्स ऑफ रिलायंस एंड बाय रिलायंस इन द कैश मार्केट। एब्सोल्युटली वो नहीं करता है, वो बीएचईएल में बैठा रहता है 2% की प्रीमियम पे, क्योंकि जाऊंगा तो मेरे तो 10% की तो ये रह जाएगी, इनएफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। कोई इतनी इनएफिशिएंट मार्केट मैंने नहीं देखी कि टॉप 50 स्टॉक्स इंडिया के फ्यूचर्स दे शुड ऑल क्लोजली रेप्लिकेट रेपो, बट एक 25% पे भी प्रीमियम पे चल रहा है, दूसरा -3 के डिस्काउंट पे चल रहा है। दिस आर्बिट्राज और खराब हो जाएगा। दूसरा, बड़े स्टॉकों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वॉल्यूम्स एफिशिएंसी ऑफ प्राइस डिस्कवरी आती कहां से है? फ्यूचर्स से आती है जी। राइट। एक आदमी ऑप्शन मार्केट में तो कैप लगा रखी है, आपने फ्यूचर्स में इतनी कैप नहीं है। 15% ऑफ द ओवरऑल इंडिया इज द कैप फॉर अ स्पेसिफिक पैन। ऑप्शन में तो 500-1500 करोड़ की कैप लगाई हुई है, तो फ्यूचर्स में आपने कैप नहीं लगाई, वहां टैक्स लगा दिया, इनएफिशिएंसी। ऑप्शंस में आपने नोशनल पे डेल्टा पे कैप लगाया। सर तो राठी जी के हिसाब से भी बता रहे थे। अगर राठी जी बायबैक करते तो कितना टैक्स लगेगा? 22%, 30%। अब राठी जी के भी जैसे इन्होंने कहा कि रिलायंस का उदाहरण दिया कि भाई होल्डिंग कंपनी हो सकती है, वैसे ही राठी जी की भी होल्डिंग कंपनी होगी, राइट। उधर 22% लगे तो बहुत अच्छी बात है। वेटेड एवरेज अगर बाईबैक में ऑफर करें राठी जी तो 40 से अब 30 हो गया ना सर, 10% की गिरावट ऑन अ लार्ज अमाउंट। बट अनिल सर, सबसे बड़ी स्थिरता, अब जैसे अब स्मॉल कैप इतने गिरे हैं, इट इज नॉट अबाउट टैक्स क्या लगेगा, बहुत सारी रिजर्व्स बढ़ी हुई हैं। आप एनएससी स्मॉल कैप 250 के टोटल रिजर्व्स की ग्रोथ देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी आई है, लास्ट ईयर भी 19% की ग्रोथ आई है फॉर दिस। अगर 63 चेंजेस छोड़ दूं मैं तो 19% की ग्रोथ आई है स्मॉल कैप में अर्निंग्स की, पैट की, तो उनकी रिजर्व्स बढ़ी है। इट इज नॉट अबाउट सेविंग सम अमाउंट ऑफ टैक्स। अगर 20 बोर्ड्स, 250 कंपनियों के बोर्ड ये डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड नहीं देना है, बाईबैक करना है, तो क्या होगा कि भाई अगर मैं बाईबैक ओपन मार्केट में बाईबैक कर रहा हूं तो किसी एफआईआई ने बेचना है, शॉर्ट टर्म एफआईआई ने, तो बेच के तो जा सकता है, एक स्थिरता आती है एक स्टॉक पे। आई एम नॉट टू वरीड अबाउट कितना रिटेल शेयर होल्डर के पास 20 स्टॉक होंगे यार, 30% की वो टैक्स स्लैब में ही शायद ना हो। हम तो ये कह रहे हैं भाई टैक्स स्लैब में है कितने 30%। अल्टीमेटली तो बड़ा स्टॉक तो प्रोमोटर्स के पास ही है, राइट। प्रोमोटर का छोटा चीज आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, पर एक मिनट इनको कंप्लीट कर लेना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं और उनकी कंपनी की बैलेंस शीट में पैसा हो, वो स्टॉक्स की स्थिरता अब से काफी अच्छी होगी। ओके अगर बैलेंस शीट मजबूत है, शेयर कमजोर है, शेयर कमजोर है, बैलेंस शीट मजबूत है, मार्केट के मूड माहौल के साथ जिस तरह से 17-18% नीचे आपका स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई से है, अच्छी कंपनियों के लिए ये अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है सर। और वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर आप बना रहे हैं, ये फिल्टर डाल के आप 250 में से अगर 20 स्टॉक चुनेंगे तो शायद पैसा कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स मिल सकते हैं। अनिल सर, लास्ट टाइम जो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज किया था उससे पैसे आए थे कि नहीं आए थे, उससे पता लगेगा कि फ्यूचर में आएंगे कि नहीं। वो बहुत डिफरेंट था, वो बहुत कम पहली बार अरुण है जो भारत सरकार की बात कर रहा है। मैं इतने बजट हो गए, ये कौन सा सूत्र है? अरे 10-15 साल बाद इतने रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ अरुण इस बार पहली बार ये कौन सा सूत्र है पता नहीं। आज अनिल सिंह साहब अकेले पड़ गए एकदम। एक्चुअली अरुण इतने साल बाद बोल रहे हैं, मुझे चुप ही रहना चाहिए। नहीं बताइए फिर जी। जो लास्ट टाइम एक रेट्रोस्पेक्टिव चेंज में जो टैक्स देना पड़ा था, बहुतों को देना पड़ा था इतना रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। पहले क्या था कि जो आईपीओ करते थे, आईपीओ के सीजन में क्या होता था कि आपको वो ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट मिलता था ऑन लिस्टिंग। इसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया, मुझे भी टैक्स भरना पड़ा क्योंकि मेरा आईपीओ उस दौर पे था, मेरे प्रमोटर साहब को। सो एक्चुअली दैट रेट्रोस्पेक्टिव चेंज इंप्लाइड पूरे आईपीओ में प्रमोटरों को जो ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट मिला था उसके सब वापस रिफाइल करके टैक्स देना पड़ा था विदाउट एनी लिटिगेशन। सो रेट्रोस्पेक्टिवली जब करते हैं वो पोटेंशियल लिटिगेशन को फैक्टर इन करके उस सेक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं। सो आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव अरुण दैट इससे पैसे कलेक्ट हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि खाली लिटिगेशन में जाएगा। फिर उससे कुछ ऐड करना मेरे हिसाब से इस एसटीडी चेंज से रिटेल की पार्टिसिपेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रिटेल की ट्रेड का इतना छोटा हिस्सा है ये। आज आप देखो डेरिवेटिव मार्केट को
कितनी साइज है उसको डेल्टा में मेजर किया जाता है कि टोटल कितनी फ्यूचर्स है। 5 से 6 करोड़ की डेल्टा है निफ्टी, इतनी निफ्टियां हैं 5 से 6 करोड़ की ओपन इंटरेस्ट की डेल्टा है, उसमें से टॉप 4 वुड बी कंट्रीब्यूटिंग एटलीस्ट 2 करोड़ ऑफ दैट डेल्टा। मतलब डेल्टा मतलब इतने फ्यूचर्स का काम हो रहा है। अगर ऑप्शंस को भी उन्होंने फ्यूचर्स में कन्वर्ट किया तो 6 करोड़ निफ्टी के फ्यूचर्स की डेल्टा है आज निफ्टी पे, उसमें से टॉप 4 2 करोड़ के होंगे। तो इससे मैं 5-10 पैसा दूं या 15 पैसा दूं, मेरी रिटेल की मोटिवेशन टू रिड्यूस डेरिवेटिव कम नहीं होगी, बट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर की वॉल्यूम हाफ हो जाएगी। तो ये ब्रोकरेजेस के जो स्टॉक गिरे हैं, मेरे हिसाब से इतनी उनकी वॉल्यूम कम नहीं होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने स्मॉल स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं। जो बाईबैक आएंगे उससे तो स्थिरता आएगी। एक तो ये है ना, जहाँ से बड़े बड़े जहाँ एक साथ सारे कॉर्पोरेट बैठते हैं ना, वहाँ से आप किसी को भी पकड़ो, सब अच्छे ही बोलते हैं, खराब कोई नहीं बोलता है। वो 11/10 देते हैं सारे। हाँ, नहीं 10 में से 11। हाँ 11/10 बराबर है, 11/10 सही है। मतलब 10 में से सबको अच्छे लगेगा। अगर कोई नेगेटिव बोला, हाँ उसका तो अभी देखेंगे आगे क्या होता है। वो जो पॉजिटिव वो तो तुरंत दिख जाता है कि ये अच्छा हो गया। नहीं, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, ये बोल सकते हैं ना हम। एक छोटी बुरी खबर है, फाइन, छोटी सी हल्की सी। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे, उसकी टैक्स मैच्योरिटी पे टैक्स फ्री हुआ करता। करेक्ट। भले ही पहले आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदते थे और मैच्योरिटी तक होल्ड करते थे तो भी टैक्स फ्री हो जाता था। अब जो भी 1 अप्रैल 2026 के बाद जो बिकेंगे मार्केट में, अगर आपने आरबीआई से नहीं खरीदे वो अब टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर बिके नहीं ऐसे सपोज मैं पिछले साल एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एसजीबी में खरीद लिया हूँ, सिंघवी साहब ने बेचा, मैंने ले लिया। करेक्ट। ठीक है, पिछले साल। अब जब मैं इसको बेचने जाऊंगा, पैसे तो बहुत सारे आएंगे मैच्योरिटी के टाइम पे। हाँ तो पहले तो सस्ता था ना गोल्ड, तो मुझे टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगेगा। अरे क्यों भाई? आपने मुझे बेवकूफ बना के खरीदा तो टैक्स तो लगेगा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? ये पहले नहीं लगता था। मैंने आपको 80,000 में बेच दिया, अब आप ले जाके 1.5 लाख में। एनीथिंग बॉट नाउ। लेकिन उस समय तो यही था ना कि ये जब भी बेचा जाएगा टैक्स फ्री होगा। हाँ, अनिल सर से खरीदे हैं तो शायद टैक्स ही ना लगे। फैमिली गोल्ड तो मैच्योरिटी पे कैपिटल गेन्स नहीं था, अगर मैच्योर होने देते। अब नहीं, लेकिन अगर सपोज मैंने सेकेंडरी में खरीदा, आरबीआई से नहीं खरीदा, और मैच्योरिटी तक रहेगा तो फिर टैक्सेबल हो गया। तब भी टैक्स। ये तो रेट्रोस्पेक्ट, अरुण जी पर 1 अप्रैल के बाद है तो ये आपको रेट्रोस्पेक्टली ये देखो, मैच्योरिटी तो 1 अप्रैल के बाद है ना सर। मैच्योरिटी तो कोई भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 1 अप्रैल तक आप कर लो जो पर करना अभी है। भी बेच हाँ, लीजिए। अभी बेच के आप सल्टा सकते हैं। सर बट अभी तो फिर लगेगा ही ना, टैक्स लग जाएगा ना। अगर आप खरीद के बेच रहे हैं वो तो टैक्स लग जाएगा लॉन्ग। वो तो टैक्स लगता ही रहा। हाँ वैसे भी लगता था। मैच्योरिटी को एडवांस तो नहीं कर सकते ना 1 अप्रैल तक। अगर अब पहले खरीद के बेचने तब तो वैसे भी है। इशू नहीं कर रहे थे ना। नहीं तो फिर लिस्ट बहुत secondary market में देखिए बहुत ऐसा था तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग क्यों अलाउ की ट्रांसफर नहीं अलाउ करना। भाई? फिर आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग ही मत करो ना एसजीबी की। सीधी बात है कि भाई आप जो भी ले रहे हो आरबीआई से मैच्योरिटी रखो, बात खत्म। तो यार ये तो पिछली बिल डेट से तो सबकी प्लानिंग। आदमी तो इसलिए गोल्ड बोर्ड में पैसा डाल रहा था, मुझे 2.5% ब्याज मिलेगा, मैच्योरिटी पे मुझे अपना जो गोल्ड की अपसाइड मिल जाएगी और टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट इनकम माना जाता तो वही मैं चेक करा रहा हूँ, तो फिर तो 39% लग जाती है। वो तो सरकार ने खुद बोला था। 1,70,000 पे कोई भी बॉन्ड होता है ना सर, मैच्योरिटी पे अगर आप मैच्योरिटी होल्ड करते हैं यस उसको कुल मिला के interest income गवर्नमेंट को माना जाता है। गवर्नमेंट सेक्शन 50AA के तहत